Hello everyone, welcome to Mohammad Rais Official. Friends, today I am going to discuss about discus throw. फ्रेंड्स, तो डिस्कस थ्रो में सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में वो है हमारा हिस्ट्री के बाद जो हम बात करेंगे वो थ्रोइंग सर्किल मेज़रमेंट का होगा। फिर उसके बाद प्लेइंग इन्वायरमेंट कैसा होता है डिस्कस थ्रो का। उसके बाद फिर जो डिस्कस थ्रो का जो मेंस एंड वीमेंस का जो वेट कैटेगरी होता है, मतलब मेज़रमेंट जो होते हैं डिस्कस के, उसके बारे में बताऊंगा। फिर डिस्कस में जो ग्रिपिंग होती है वो आपसे शेयर करूंगा मैं। टेक्निक्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, स्टांस क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन और फॉल्स, और लास्ट में ऑफिशियल के बारे में मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट जो कंटेंट है वो आपको कम नहीं मिलेगा। पूरा A to Z जो ज़रूरत है डिस्कस थ्रो के लिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर न्यू अपडेट्स के लिए। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डिस्कस थ्रो। तो फ्रेंड्स, अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री डिस्कस थ्रो का यही है कि इस जो डिस्कस थ्रो होता है एक कंपटीशन इवेंट है ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में, इन विच द प्लेयर थ्रो अ डिस्कस टू मार्क द फास्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस विद अ यूनिक मोशन अक्रॉस अ मार्क फील्ड। डिस्कस थ्रो क्या है? एथलेटिक में ट्रैक एंड फील्ड का एक इवेंट है जिसे एक यूनिक मोशन में इसे थ्रो किया जाता है। उसके लिए एक लाइन मार्क कर दी जाती है, लाइन नहीं, एक सर्किल शेप में है ना फील्ड होता है जिसके अंदर से ही हमें डिस्कस को थ्रो करना होता है एक स्पेसिफाइड एरिया में। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कि वो हमारा एरिया जो होता है वो किस नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द डिस्कस थ्रो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ मेन कंपटीशन सिंस द फर्स्ट ओलंपिक in 1896 and the women competition added to the Olympic program in the 1928 games। तो फर्स्ट टाइम जो डिस्कस थ्रो को जो ऐड किया गया था ओलंपिक में वो 1896 में, और मॉडर्न ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था हमारा वो 1896 से ही हुआ था। ओके, और वीमेंस का जो डिस्कस थ्रो ओलंपिक प्रोग्राम में जो ऐड किया गया था वो 1928। ये 1928 ये वो डेट है जब इंडिया पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। तो आप इस बात को भी इस बात से भी याद रख सकते हैं कि पहली बार डिस्कस थ्रो को वीमेंस कैटेगरी का कब ऐड किया गया था, तो ये 1928 में। और फर्स्ट टाइम इंडिया हॉकी में भी गोल्ड मेडल जीता था, वो ईयर कौन सा था? वो 1928 ही था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका ब्रीफ हिस्ट्री था डिस्कस थ्रो के बारे में। अब आइए बात करते हैं थ्रोइंग सर्किल। हमारा जो थ्रोइंग सर्किल होता है उसका जो मेज़रमेंट होते हैं उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो सर्किल होता है, जिस सर्किल के अंदर से हम डिस्कस को थ्रो करते हैं, उसका जो डायमीटर होता है वो 2.50 मीटर का होता है, और इसी का अगर हम हाफ कर देते हैं तो वो रेडियस ऑफ द सर्किल कहलाता है, जिसका जो मेज़रमेंट होता है वो 1.25 मीटर का होता है। अगर एंगल ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करें, ये सेक्टर वो एरिया होता है जिस एरिया में हमें डिस्कस को थ्रो करना होता है, तो उसका जो एंगल होता है वो 34.92 डिग्री का होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो सर्कुलर रीम होता है उसकी जो थिकनेस होती है वो 6 mm की होती है। ठीक है, 6 mm की होती है। आप यहाँ पे ये थोड़ा सा इमेज हमारा छोटा है, ठीक है, इस तरीके से जो हमारा सर्किल होता है तो ये रिम होती है। ठीक है, तो इसका जो थिकनेस होता है वो 6 mm का होता है, और वो किस चीज़ का होता है? वो आयरन का या स्टील या सूटेबल कोई मटेरियल होता है। ठीक है, और वो वाइट कलर का होता है। इंडिकेटर लाइन की अगर हम बात करें, जो हमारा अगर मान लीजिए ये हमारा जो सर्किल होता है उसमें ये इंडिकेटर लाइन भी होती है इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा इंडिकेटर लाइन जो होता है वो 0.75 मीटर का होता है और 75 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, बोथ साइड। तो ये आपका यूनिट अलग है बट मेज़रमेंट आपका सेम है, 0.75 मीटर और 75 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कुछ प्लस पॉइंट ये है कि द ग्राउंड सराउंडिंग ऑफ द सर्किल में बी कंक्रीट, सिंथेटिक, वुड और एनी अदर सुटेबल मटेरियल। जो
फील्ड होता है, जो ग्राउंड होता है डिस्कस थ्रो का, उसके आसपास का सरफेस कैसा होना चाहिए, तो वो आपका कंक्रीट भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, और कोई भी सूटेबल मटेरियल, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द सर्किल में बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट और सम अदर फार्म मोर सॉलिड बट नॉट स्लिपरी मटेरियल। जो अंदर का जो एरिया होता है, सरफेस होता है, वो भी है ना कंक्रीट का या कोई अदर मटेरियल का बना होना चाहिए, बट वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए जिससे कि वो स्लिप करे। उसके बाद क्या है, द सरफेस ऑफ द इंटीरियर शेल बी लेवल एंड 20 mm ±6 mm लोअर देन अपर एज ऑफ द रिम ऑफ द सर्किल। जो सरफेस होता है अंदर का, उसका लेवल मतलब कि जो रिम होती है उससे 20 mm ±6 mm करके उससे कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो एरिया जो होता है नीचे का वो थोड़ा डाउन होता है रिलेशन टू रिम। जो रिम जो होती है, जो सर्किल की जो रिम होती है चारों तरफ, उससे कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल आपका थ्रोइंग सर्किल के बारे में था। इसका डायमीटर, रेडियस, एंगल ऑफ सेक्टर और रिम का जो थिकनेस है सर्किल का, वो सब के बारे में मैंने इसमें बता दिया। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ डिस्कस थ्रो, जो कि हमारा प्लेइंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो वाइल प्लेइंग डिस्कस थ्रो द प्लेयर लॉन्चेस द डिस्कस फ्रॉम अ सर्कुलर एरिया, ठीक है। द प्लेइंग एनवायरनमेंट ऑफ अ डिस्कस थ्रो में इंक्लूड द फॉलोइंग। ये 3 चीज़ होना ज़रूरी है। अगर आप कहीं पे डिस्कस थ्रो इवेंट अगर करा रहे हैं तो ये 3 चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इससे बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो पहला क्या है, द थ्रोइंग सर्किल, थ्रोइंग सर्किल का होना। दूसरा है केज, जो सेफ्टी के लिए होता है। और फिर लैंडिंग सेक्टर, जो हमारा डिस्कस थ्रो है उसका लैंडिंग एरिया अगर सूटेबल हो तो ये हेल्पफुल होगा इवेंट कराने के लिए। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले केज के बारे में कि केज होता है क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है। केज जो होता है उसका जो शेप होता है वो यू शेप में होता है। जिस तरीके से हम यू को अपने पेज पे लिखते हैं तो एक साइड उसका मुंह खुला होता है, उसी तरीके से इस केज का भी मुंह यू के शेप में होता है और ऊपर से ओपन रहता है, ठीक है। जो फ्रंट ओपनिंग माउथ होता है वो 6 mm का होता है, 6 m मतलब कि 6 मीटर का होता है। और इसकी जो हाइट होती है केज की वो 4 मीटर का होता है, ठीक है। माउथ ऑफ द केज इज पोजिशन 7 mm इन फ्रंट ऑफ द सेंटर। सेंटर की तरफ जो होता है केज का माउथ वो 7 मीटर का होता है, ओके। उसके बाद कैपेबल टू स्टॉप डिस्कस, इस जो बाय चांस अगर किसी का डिस्कस अगर थ्रोइंग सेक्टर के बजाय अगर किसी और तरफ जाता है तो वो केज से है ना, मतलब किसी और मतलब जो लोग होंगे वहाँ पे, जो भी है ना ऑफिशियल होंगे, जो भी एथलीट होगा नियर टू द सर्किल ऑफ द डिस्कस थ्रो, तो उसे वो बचाएगा। तो जो 2 kg का जो स्पीड होता है 25 मीटर पर सेकेंड, तो उसको मतलब कि उसके अंदर इतना क्षमता होना चाहिए कि उस चीज़ को रोक सके। मतलब कि इस तरीके से हमारा केज होना चाहिए। फ्रॉम ईच साइड नेट डिस्टेंस 3 mm, दोनों से 2 साइड से 3 मीटर का है ना नेट डिस्टेंस होता है, जिससे कि एथलीट अंदर आ जाए, एक तरफ से इन कर जाए और दूसरी तरफ से एग्जिट कर जाए, ठीक है। All discus throw shall made from an enclosure or cage to ensure the safety of spectator, officials and athletes। ये केज इसलिए होता है कि जो वहाँ पे ऑफिशियल होंगे, जो एथलीट्स होंगे और स्पेक्टेटर्स होंगे, उनको सेफ्टी ज़रूरी है, ओके। तो इसलिए केज का हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, लैंडिंग सेक्टर। मैंने बताया था कि लैंडिंग सेक्टर के बारे में बताऊंगा आपको। तो लैंडिंग सेक्टर जो होता है, जहाँ हमें अपने डिस्कस को लैंड कराना होता है, तभी हमारा जाके सक्सेसफुल ट्रायल होता है वो। तो इस मेज़रमेंट के बारे में बात करते हैं, आइए। तो उसका जो एंगल जो होता है वो 34.92 डिग्री का होता है। और जो इमेजिनरी लाइन होता है जो सेंटर से लिया जाता है, जो यहाँ से जा रहा है, देखिए ये वाला जो है ये आपका क्या है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि 19.078 मीटर का होता है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका ये इमेजिनरी लाइन हो गया।
हाइपोटेनस लाइन जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 19 सॉरी ऐसे तो रियली में तो यूँ देखा जाए तो 19.7 mm का होता है और अप्रोक्सीमेटली 20 mm का 20 मीटर का होता है। mm बार बार सॉरी माफ़ कीजिएगा 20 मीटर का होता है। ठीक है, तो आपका ये जो है हाइपोटेनस ये वाली लाइन है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेक्टर स्टार्टिंग लाइन जो होता है ये आपका 0.64 मीटर का होता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि ये 0.64 मीटर ये कौन सा है ना लाइन है, तो ये आपका जो ये दो लाइन जो जा रहा है ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इस दोनों के बीच जो है ये आपका 0.64 मीटर है। तो यही है डिस्टेंस बिटवीन सेक्टर स्टार्टिंग लाइन। ये सेक्टर का जो स्टार्टिंग लाइन है ये और ये आप दिख रहा होगा, सही से मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार आपको। ये जो सेक्टर लाइन है ये और ये, तो इस दोनों के बीच में जो यहाँ जो ये सर्किल से जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं ये दोनों के बीच में जो लाइनिंग आती है ये क्या कहते हैं, सेक्टर स्टार्टिंग लाइन है। ठीक है, तो इसका मेजरमेंट जो होता है 0.64 मीटर का होता है और फ्रेंड्स इसे अप्रॉक्स में 0.64 मीटर होता है और अप्रॉक्स में 0.65 मीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको डिस्कस जो मेंस एंड वीमेंस के मेज़रमेंट के बारे में। तो जो मेंस का जो डिस्कस होता है उसका वेट जो होता है वो 2 kg का होता है। ठीक है, 2 kg का होता है और इसका डायमीटर ऑफ डिस्कस अगर देखा जाए तो 219 to 221 mm। ठीक है फ्रेंड्स, जो डायमीटर होता है डिस्कस का अगर मेंस कैटेगरी में देखा जाए तो 219 से लेकर 221 mm तक का होता है। और डायमीटर ऑफ द मेटल प्लेट और फ्लैट सेंटर एरिया, जो मेटल प्लेट होता है और जो फ्लैट सेंटर एरिया होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 50 to 57 mm होता है। ओके, अगर थिकनेस ऑफ मेटल प्लेट की बात करें या फ्लैट सेंटर एरिया की बात करें तो 44 से लेकर 46 mm तक का होता है, 44 से लेकर 46 mm तक। उसी जगह अगर थिकनेस ऑफ डिस्कस एट कॉर्नर, जो कॉर्नर साइड है ये, ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो थिकनेस जो होता है वो 12 से लेकर 13 mm तक का होता है, 12 to 13 mm। ओके, अब आइए बात करते हैं वीमेंस का जो डिस्कस का जो वेट होता है वो 1 kg का होता है। ठीक है, अगर डायमीटर की बात की जाए तो 180 से लेकर 182 mm तक की इसकी डायमीटर होती है। डायमीटर एट द मेटल हेड पे अगर देखा जाए तो 50 to 57 का होता है। ओके, दोनों का मेन और वीमेन का दोनों का सेम ही होता है। थिकनेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डिस्कस देखा जाए, जो बीच में जो इसकी थिकनेस होती है वो 37 से लेकर 39 mm तक का होता है। उसके बाद थिकनेस ऑफ द रिम एट द कॉर्नर, जो एज जो होता है वहाँ पे 12 to 13 mm होती है। ठीक है, जो मेंस और वीमेंस में सेम होता है। तो ये आपका क्या था, ओवरऑल डिस्कस मेंस एंड वीमेंस कैटेगरी में इसके मेजरमेंट्स के बारे में था। इसका वेट, डायमीटर ऑफ डिस्कस, मेटल हेड का डायमीटर क्या होता है, थिकनेस क्या होती है, मिडिल में क्या थिकनेस होता है और कॉर्नर पे क्या इसका थिकनेस होता है, तो ये इसके बारे में था। अब आइए बात करते हैं डिस्कस ग्रिप के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ग्रिपिंग है ना आपका इनिशियल स्किल्स होता है, क्योंकि जब ग्रिपिंग आपकी अच्छी होगी तभी आप किसी भी एक्टिविटी को सक्सेसफुली उसे है ना डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्रिपिंग में क्या है डिस्कस के, प्लेस द नॉन थ्रोइंग हैंड अंडर द डिस्कस फॉर सपोर्ट। उसके बाद क्या करना है, ऑन द टॉप ऑफ द डिस्कस प्लेस योर थ्रोइंग हैंड विदाउट स्ट्रेचिंग, स्प्रेड द फिंगर ऑफ थ्रोइंग हैंड इवनली ओवर द डिस्कस, अवॉइड पुटिंग एक्सेस प्रेशर ऑन द डिस्कस। उसके बाद है पोजिशन द डिस्कस प्रॉपरली एट द फर्स्ट जॉइंट ऑफ द फिंगर एंड प्लेस द फिंगर टिप्स फर्मली ओवर द रिम। तो बहुत ही इसमें आसानी से सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है, आप इसको है ना एक बार देख लेंगे सही से। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो टेक्निक्स जो होते हैं डिस्कस थ्रो में वो दो होते हैं।
स्टैंडिंग थ्रो और रोटेशनल थ्रो। तो आइए अब हम बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ द डिस्कस थ्रो के बारे में। जब हम स्टैंडिंग थ्रो की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो स्टांस, उसके बाद फाइंड अप, स्टार्ट द थ्रो, और फोर्थ जो होता है वो टर्न, उसके बाद पावर पोजीशन, उसके बाद रिलीज एंड रिकवरी। ओके फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि स्टांस क्या होता है। तो हमारा जो स्टांस जो होता है इसमें जो पहला पॉइंट है, द फीट शुड बी शोल्डर विड्थ अकॉर्डिंग टू हाइट डिपेंडिंग। तो आपका जो फीट का जो स्पेस होगा वो आपके शोल्डर के स्पेस के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है, और इसमें आपका हाइट भी है ना मायने रखता है। उसके बाद है द लेफ्ट फुट शुड बी एट फ्रंट ऑफ द रिंग एंड राइट फुट क्लोजर टू द मिडिल। आपका जो लेफ्ट फुट होगा वो रिम के पास होगा, और जो राइट फुट होगा वो मिडिल ऑफ द रिंग होगा, ठीक है, जो आपका सर्किल है। द रीजन बिहाइंड दिस इज अलाउ टू राइट फुट टू टर्न एंड मैक्सिमम पावर फ्रॉम द लेग्स एंड हिप्स। इसका मेन मकसद ये है कि जब आप टर्न लेंगे तो आपका जो राइट फुट है वो आपका मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा, और आप ये होगा कहाँ से, आपका लेग्स और हिप्स के ज़रिए से होगा, ठीक है। स्टे ऑन द बॉल्स ऑफ द फीट ड्यूरिंग द इंटायर थ्रो। आपको क्या करना है, आपको रुकना है जब आप जो आपका जो फीट है पूरे जब आप स्टांस लेंगे, आप अपने आप को रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट लेग, तो आपको उसी में स्टे करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डिस्कस इज अबाउट रोटेशन विच बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ यू हैव अ फ्लैट फुट। इसमें ये बता रहे हैं कि आपका अगर आपका जो फुट है अगर वो फ्लैट हो गया तो आप रोटेट नहीं कर पाएंगे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा फ्लैट नहीं रख के, थोड़ा सा फ्लैट ना रख के आपको थोड़ी सी क्या कहते हैं, टो पे खड़ा होना है, जिससे कि आपको रोटेशन में मदद मिले, ठीक है। तो आइए, जो फ्लैट क्यों नहीं रखना है उसका यहाँ पर रीज़न दे रखा है कि हील टू टो रिलेशन। इसमें क्या है, द बैक हील शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन विद द फ्रंट टो, ठीक है। दूसरा ये है, इट अलाउ द हिप्स रोटेट एंड प्रोड्यूस मैक्सिमम फोर्स। अ कॉमन एरर एथलीट मेक इज टू लाइन अप विद देयर फीट इन अ स्ट्रेट लाइन और इवन हैव द फ्रंट फुट अहेड ऑफ द रेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हील टू टो रिलेशन क्या है यहाँ पे बता दिया है हमने। अब भाई नेक्स्ट देखता हूँ, हील टू टो रिलेशन में, ठीक है, आपका बॉडी एंगल क्या होना चाहिए हिप्स और नीज के रिलेशन में। बैक शुड बी स्ट्रेट, स्टार्ट विद द हेड एंड कंटिन्यू थ्रू द फ्रंट लेग, जो स्लाइटली आपका बेंड होना चाहिए। सेट प्रॉपर बॉडी एंगल, वांट अ गुड राइट नी बेंड, डोंट बेंड एट वेस्ट। आपका जो कमर है वो बेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपका नी बेंड हो सकता है, और आपका जो बैक होगा वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए। आर्म एंगल क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर टू अचीविंग मैक्सिमम रेडियस द थ्रोइंग आर्म शुड बी एक्सटेंडेड एज फार एज पॉसिबल विद द अदर आर्म प्रोवाइडिंग अ काउंटर बैलेंस। बोथ आर्म शुड बी एक्सटेंडेड एट अ 90 डिग्री एंगल ऑफ द बॉडी। जो आपका जो दोनों हाथ जो होगा वो 90 डिग्री पे एक्सटेंड करेगा आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। इनिशिएटिंग मूवमेंट्स क्या होना चाहिए, द अपर बॉडी शुड बी रैप्ड बैक विद द डिस्कस ओवर द लेफ्ट लेग एंड लेफ्ट फुट। द मूवमेंट विल बिगिन विद द राइट फुट टर्निंग फॉलोड बाय द राइट नी एंड देन द राइट हिप। ऑल ऑफ दिस अकर द अपर बॉडी स्टेज बैक एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो आपका ये इनिशिएटिंग मूवमेंट्स हो गए। उसके बाद क्या है, राइट नीज स्टे बेंड रोटेट्स टूवर्ड्स द रिंग। द राइट नीज शुड बी स्टे बेंट until the discus is released. उसके बाद है at this point the athlete should have a good amount of upper and lower body separation.
the head and chest stay connected and the discus is moving on a long radius. ओके फ्रेंड्स, ये आपका राइट नीज आपका है ना बेंड होना चाहिए और रोटेट्स होगा टुवर्ड्स द रिंग, होगा टुवर्ड्स द रिंग, राइट नी। अब आइए बात करते हैं रोटेशनल थ्रो क्या होता है। रोटेशनल थ्रो में स्टांस, वाइंड अप, स्टार्ट द थ्रो, टर्न, पावर पोजीशन एंड रिलीज एंड रिकवरी। जब हम रोटेशनल थ्रो की बात करते हैं तो इसका स्टांस होगा फेस अवे फ्रॉम योर टारगेट, जो आपका टारगेट है उसके अपोजिट में ना आपका फेस होता है। स्टैंड इन द बैक ऑफ द रिंग विथ फीट वाइडर देन शोल्डर, ठीक है, जो आपका शोल्डर है उससे थोड़ा वाइड होना चाहिए आपका फीट का पोजीशन। अपार्ट एंड योर नीज एंड वेस्ट स्लाइटली बेंड, यहाँ पे आपकी जो नीज होगी और जो वेस्ट होगा आपका थोड़ा सा बेंड होना चाहिए। वाइंड अप में क्या है, होल्ड्स द डिस्कस हाई इन फ्रंट ऑफ योर लेफ्ट शोल्डर, showing the discus back towards your right shoulder. This action can be repeated twice if necessary to establish a rhythm. आप इस एक्शन को रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अगर रिदम को एस्टेब्लिश करने की अगर ज़रूरत होती है तो। अदरवाइज एक रोटेशन में भी आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं या 2 रोटेशन में भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। Starting the throw, your non-throwing arm should be pointed in the direction your throwing arm. Keep your throwing hand as far from your body as possible throughout the throw. Your weight is on your right foot. Your left heel is off the ground. ठीक है, आपका जो बॉडी वेट होगा वो आपके राइट फुट पे होगा और आपका जो लेफ्ट हील होगा वो ऑफ द ग्राउंड होगा। ठीक है, beginning the turn to the center of the ring, being rotating your shoulder in the direction of the throw as you shift your weight to your left foot, then pick up right foot up and showing it around the left. Pivot on the ball of your left foot as you spine towards the center of the ring. तो ये आपका beginning the turn to the center of the ring हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए बात करते हैं स्टार्टिंग द थ्रो, हम थ्रो को किस तरीके से। नाउ कंप्लीटिंग द टर्न टू द सेंटर ऑफ द रिंग, जस्ट बिफोर यू राइट फुट लैंड इन द इंटायर ऑफ द रिंग, पुश ऑफ विथ योर लेफ्ट फुट एंड कंटिन्यू पाइवटिंग टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द रिंग। टर्न टू द पावर पोजिशन, पाइवट ऑन योर राइट फुट, showing the left leg to the front of the ring. Your left foot should be outside the right. Your left foot should be slightly left to the right foot line. Okay. Now power position. Assume the power position with your left side planted and firm and your left arm pointing forward. Your weight should be shifted from one right side your left. Your throwing arm should be behind you and stretch with the discus are about hip level. Now release. Continue shifting your weight forward as you pivot your hip. Bring your arm up the approximately 35 degree angle to release the discus. यहाँ पे फ्रेंड्स ये 35 डिग्री ऑफ एंगल पे आपको आप अपने डिस्कस को रिलीज करेंगे। The discus should level your hand smoothly off the index finger with your hand at about shoulder height. Follow through rotating to your left to remain in the ring and avoid falling. जब आप डिस्कस थ्रो को रोटेट करेंगे तो आपको रिंग में ही रहना है और गिरने से अवॉइड करना है कि आपकी बॉडी रिंग के बाहर नहीं जाए या फिर आप गिर न जाए कि जिससे कि आपका हाथ रिंग के जो थिकनेस है उससे बाहर टच हो जाए, तो नहीं तो फॉल हो जाएगा फिर। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके रूल्स क्या है।
द टैपिंग ऑफ 2 और मोर फिंगर्स आर नॉट अलाउड। आप एक फिंगर पे टैपिंग कर सकते हैं, वो भी है ना ऑफिशियल जो होंगे, जो चीफ जज होंगे उनको दिखाकर, ठीक है। वो अगर एग्री होते हैं एक पे करने के लिए तो आप करेंगे, अदरवाइज़ आप एक साथ 2 फिंगर पे टैपिंग नहीं कर सकते, या 2 से ज़्यादा भी होगा एक साथ नहीं कर सकते उस पर टैपिंग। नंबर ऑफ एथलीट्स मोर देन 8, चांस विल बी 3 टाइम्स ईच वन। अगर जो एथलीट, अगर इवेंट जो आप करा रहे हैं डिस्कस थ्रो, अगर उसमें जो एथलीट होते हैं अगर वो 8 से ज़्यादा है तो हर एक को 3-3 ट्रायल दिया जाएगा और बेस्ट वन उसमें से काउंट होगा। When number of athletes are 8 और लेस देन 8, चांस विल बी 6 टाइम्स ईच। अगर 8 या 8 से कम है तो हर एक एथलीट को 6 टाइम्स ट्रायल करने के लिए दिया जाएगा। वार्म अप और प्रैक्टिस चांस इन द सुपरविजन ऑफ इवेंट ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद क्या है, एथलीट कांट यूज़ ऑन डिस्कस। कोई आप अपने घर से डिस्कस ले जाकर, जो आपका पर्सनल डिस्कस है वो आप यूज़ नहीं कर सकते इवेंट में, क्योंकि वहाँ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगा वो प्रोवाइड करवाएगा ये इक्विपमेंट्स। डिस्कस थ्रो ओनली वन हैंड। जब आप डिस्कस को थ्रो करेंगे तो सिर्फ वन हैंड का यूज़ करेंगे। यूज़ पावर टू इम्प्रूव ग्रिप। आप अपने पावर को यूज़ की ग्रिप को इम्प्रूवमेंट के लिए। द यूज़ ऑफ एनी डिवाइस ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग वेट अटैच टू द बॉडी विच प्रोवाइड असिस्टेंट व्हेन मेकिंग ट्रायल नॉट अलाउड। यूज़ ऑफ द ग्लव्स आर नॉट अलाउड। आप ग्लव्स यूज़ नहीं कर सकते हैं आप अपने पाम में। आफ्टर कॉलिंग ओनली 60 सेकेंड्स टू परफॉर्म। जब आपका नाम अनाउंस कर देगा जो अनाउंसर जो ऑफिशियल होगा वो, आप उसके बाद आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। विदिन 1 मिनट और 60 सेकेंड्स आपको अपना ट्रायल कंप्लीट करना है। जब जैसी 15 सेकेंड बचता है तो येलो फ्लैग शो कर दिया जाता है कि आपके पास 15 सेकेंड बचे हुए हैं, तो आपको विदिन 1 मिनट आपको ट्रायल कंप्लीट करना होता है। डिस्कस मस्ट बी लैंड इन अ लैंडिंग सेक्टर। जो आपका डिस्कस जब आप थ्रो करेंगे तो वो लैंडिंग सेक्टर के अंदर ही है ना लैंड करना चाहिए, तभी आपका ये सक्सेसफुल ट्रायल होगा, वरना नहीं। द डिस्कस मस्ट बी लैंड इन लैंडिंग सेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ये रूल्स एंड रेगुलेशन में से है। आइए कुछ फॉल्स के बारे में बात करते हैं। डू नॉट पॉज इफ़ थ्रोइंग मोशन स्टार्ट। जब आप स्टांस ले लेंगे और आप अपने आप को रोटेट कर देंगे तो आप रुक नहीं सकते, पॉज नहीं कर सकते हैं। आप जब स्टार्ट कर दिया आपने तो आपका जो डिस्कस है वो रिलीज़ हो जाना चाहिए, उस वक्त तक आप रुक नहीं सकते जब तक कि आपका डिस्कस रिलीज़ नहीं हो जाए, ठीक है। डू नॉट टच एनी पार्ट आउटसाइड और टॉप ऑफ द थ्रोइंग सर्किल। ये अगर ऐसा करते हैं आप तो क्या होगा, इनसाइड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल टच बट नॉट आउटर सर्कमफ्रेंस। आप सर्किल के अंदर कुछ भी कर सकते हैं बट सर्किल के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर टच करते हैं तो वो फॉल हो जाता है। लिव द सर्किल बिफोर द डिस्कस हैज़ लैंडेड। डज नॉट एग्जिट फ्रॉम द रेयर हाफ ऑफ द सर्किल। जो रेयर हाफ होता है वहाँ से आप एग्जिट नहीं करेंगे, ओके। और आप सर्किल को लिव कर सकते हैं जो आपका डिस्कस लैंड करने से पहले, ओके फ्रेंड्स। आइए आप बात करते हैं ऑफिशियल के बारे में। ऑफिशियल जो होता है इसमें 1 चीफ जज होते हैं, 2 मेजरिंग जज होता है जो एक इनिशियल जहाँ से डिस्कस लैंड करता है वहाँ से वो टेप को रखते हैं, और एक सर्किल के यहाँ पे जो सर्किल से जो भी है ना मार्क किया होता है मेजरिंग के लिए, जो सेंटर होता है सर्किल का वहाँ से ये मेज़र करते हैं। 1 फ्लैग जज होता है, 1 स्कोरिंग रिकॉर्डर होते हैं, 1 टाइमर जज होता है, 1 मार्कर इंडिकेटिंग जज होता है, और उसके बाद जज इन चार्ज ऑफ स्कोर बोर्ड होता है। उसके बाद जज इन चार्ज ऑफ क्लॉक इंडिकेट करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये ओवरऑल ऑफिशियल होते हैं डिस्कस थ्रो में। आई होप ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।